हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज अपन शुरू कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मेरे सर बोला करते थे कि अगर किसी को फील ना आए तो इसमें बढ़िया फील आ सकती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। जाओ, ठीक है, समझ गए ना इस चीज। हाँ, तो कई बच्चे सोच रहे होंगे सर कैपेसिटर इसके बाद करा दूंगा, कैपेसिटर थोड़ा इजी रहेगा, पहले ये कर लो। ये वैसे आपने 10th में भी थोड़ा बहुत देख रखा होगा, उसका थोड़ा एडवांस लेवल है। आप क्या करो, ये चैप्टर खत्म करो, उसके बाद मैं तुम्हें कैपेसिटर स्टार्ट करवाऊंगा। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का अच्छे से नॉलेज हो गया। जेई मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखा करो। एक काम करो, जेई मेंस के प्रीवियस ईयर PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा करो, इसका सॉल्यूशन देख लिया करो यूट्यूब से। कहां से देखना है? फिजिक्स गैलेक्सी से। फिजिक्स गैलेक्सी 11 करोड़ याद है, फिजिक्स गैलेक्सी। तो इन्होंने बहुत बढ़िया एक्सप्लेन कर रहे थे, वहां से आप देख सकते हो, नहीं तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो व्हाट इज करंट? तो चार्ज का आपको नॉलेज है कि चार्ज क्या होता है, तो इसी तरह करंट क्या होता है कि फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज डिफाइंड एज करंट। क्या होती है करंट? तो करंट होता क्या है? dq upon dt, दिस इज द इंस्टेंटेनियस करंट, तात्क्षणिक इंस्टेंटेनियस। और एवरेज करंट क्या होता है? डेल्टा q अपॉन डेल्टा t, टोटल चार्ज फ्लो अपॉन उस गिवन टाइम इंटरवल में। एवरेज को ऐसे भी निकालते हैं, अगर किसी फंक्शन का एवरेज निकालना हो तो लिखते हैं इंस्टेंटेनियस i dt अपॉन dt। ये मैंने 11th क्लास में आपको करवाया था, पावर एवरेज निकलवाई थी। आपको याद है पावर एवरेज निकालनी होती थी तो p dt अपॉन dt करते थे। कोई भी फंक्शन का एवरेज निकालना हो तो मैं सिखा दिया था, किसी फंक्शन का एवरेज निकालना हो तो f dt अपॉन dt या f dx अपॉन dx, कुछ भी किसके रेस्पेक्ट में निकालना है वो चीज ध्यान में रखना। तो एवरेज निकालने का ये फॉर्मूला आप दिमाग में रखना। एवरेज निकाला जाता है ऐसे, याद रखना, बहुत काम आएगा ये फॉर्मूला अल्टरनेटिंग करंट 7 चैप्टर में, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7। ठीक है, अब समझो कि करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड क्या होती है? एम्पियर। इसे कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। चार्ज फंडामेंटल नहीं है, लेकिन ये फंडामेंटल, वो 7 याद है ना, मास लेंथ, उसमें करंट है, उसमें क्या है? करंट। तो दिस इज द फंडामेंटल क्वांटिटी FQ, फंडामेंटल। ओके, स्केलर क्वांटिटी होती है। ये कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर। अगर ऑप्शन में टेंसर ना हो तो अपने को स्केलर ही टिक करना है, अपने को मार्क्स चाहिए स्केलर क्वांटिटी। सर टेंसर क्या होता है? वेक्टर पता है, स्केलर होता है। टेंसर होती है जिसमें डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड हो, बट वेक्टर लॉ एडिशन फॉलो न करे, ऐसी क्वांटिटी को बोला जाता है टेंसर क्वांटिटी। जड़त्वनी चाक मात्रा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई भी टेंसर क्वांटिटी है। छोटा आई और बड़ा आई दोनों टेंसर क्वांटिटी है। प्रेशर भी टेंसर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये चीजें दिमाग में रखना करो, बाकी अपने को स्केलर ही लिखना है, टेंसर अपने सिलेबस में नहीं है। तो ऐसे स्टाइल मारने के लिए देख, मेरे को आ रहा है, छोटा आई बड़ा आई दोनों कैसी क्वांटिटी? टेंसर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी? टेंसर क्वांटिटी। अब देखना टेंसर क्वांटिटी होती क्या है कि अगर मैं यहां से 3 एंपियर और यहां से 4 एंपियर आ रही है, इस साइड से 4 एंपियर, इस साइड से 3 एंपियर, 90 डिग्री पे आ रही है। देखो डायरेक्शन मैटर कर रही है, 3 4 मिलके 7 जा रही है, मिलके कितनी जा रही है? 7। अकॉर्डिंग टू वेक्टर लेंथ 3 और 4 का रूट ऑफ 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मतलब ये वेक्टर लॉ का एडिशन फॉलो नहीं करती। डायरेक्शन मैटर्स। डायरेक्शन कैसे? इसको मैंने देखो ऐसे रखा, अगर मैंने 4 की डायरेक्शन चेंज की ना तो ये वाली वैल्यू चेंज हो जाती है, मतलब यहाँ 1 एम्पियर डालना पड़ेगा ना, क्योंकि इधर 4 कब आएगी? जब इधर से 3 और 1 दोनों मिलके इस साइड 4 आएगी, तभी तो ऐसा पॉसिबल होगा ना। यानी कि डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, बट वेक्टर लॉ का एडिशन फॉलो नहीं करती, इसीलिए करंट को टेंसर बोलते हैं। लेकिन अपने सिलेबस में इसको स्केलर समझ के आगे बढ़ना है। कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये चीज नोट कर लो फटाफट, इसकी यूनिट एम्पियर होती है, ये सब होता है। ठीक है, करंट की डायरेक्शन, करंट कहां से आती है? कंडक्टर के अंदर आती है, लकड़ी के अंदर तो नहीं आ सकती ना। ठीक है, ग्रेफाइट इसका एक्सेप्शन है। इंसुलेटर पता है? इंसुलेटर, कंडक्टर, अरे जिसमें करंट फ्लो कर सके,
आपके पास एक कंडक्टर है, दिस इज व्हाट कंडक्टर, दिस इज व्हाट कंडक्टर। कंडक्टर એટલે શું? कंडक्टर का मतलब अंदर फ्री ऑफ चार्जेस बहुत ज्यादा है, अंदर नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज फ्री ज्यादा है। फ्री का समझो इलेक्ट्रॉन, सॉरी पॉजिटिव मत बोलना, क्योंकि प्रोटॉन जो अंदर होते हैं न्यूक्लियस के वो बाहर नहीं आ सकते, यानी कि इसमें नंबर ऑफ चार्जेस बहुत ज्यादा होंगे। अब क्या होगा, ये फ्री होंगे। अब अगर करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी, अगर करंट ऐसे जाएगा ना तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये चीज दिमाग में रखना कि जिधर करंट जाती है इलेक्ट्रॉन उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। ऐसा क्यों होता है मैं बताऊंगा कि जिधर करंट जाती है इलेक्ट्रॉन उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। करंट की डायरेक्शन आगे की तरफ होगी तो इलेक्ट्रॉन पीछे की तरफ होंगे। ऐसा क्यों होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसा क्यों होता है रीजन बताऊंगा, मजा आएगा। चलिए, तो सर किसी ने बोला कि सर चलिए समझाओ कि ऐसा क्यों होता है। मान लो आपके पास एक कंडक्टर है, ये आपके पास क्या है कंडक्टर, और अब कंडक्टर को मैंने किसी बैटरी से कनेक्ट किया, कंडक्टर को मैंने किससे कनेक्ट किया, किसी बैटरी। बैटरी का ये साइन होता है, ये पॉजिटिव बोलते हैं, ऐसा नेगेटिव बोलते हैं, कोई जरूरी नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव। ये होता है हायर पोटेंशियल और दिस इज द लोअर पोटेंशियल। एलपी का मतलब क्या, लोअर पोटेंशियल, पोटेंशियल कम, लोअर पोटेंशियल। और दिस इज द एचपी का मतलब हायर पोटेंशियल। दिस इज द बैटरी, यूं समझो बैटरी। बैटरी क्या करती है, बैटरी प्रोवाइड्स एनर्जी। बैटरी चार्ज प्रोवाइड नहीं करती, चार्ज तो यहाँ, बैटरी क्या करती है, एनर्जी देती है, चार्ज को दौड़ाने में काम हेल्प करती है। तो बैटरी प्रोवाइड्स, दिस इज द बैटरी। बैटरी ऐसे रिप्रेजेंट किया था फिजिक्स में, यहाँ साइंस में। तो बैटरी प्रोवाइड्स एनर्जी, बैटरी क्या प्रोवाइड करेगी, बैटरी प्रोवाइड्स एनर्जी, बैटरी प्रोवाइड्स एनर्जी। ओके सर, बैटरी ने एनर्जी दी, चार्ज दौड़ा। अब जैसे आपने बैटरी को कनेक्ट किया तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो यूनिफॉर्म हो जाता है, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन भागने लगेंगे, यस और नो। और आपकी करंट ऐसे होगी, दिस इज द पॉजिटिव, तो यहां से करंट ऐसे हो जाएगी, ठीक है। जैसे आपने कंडक्टर है तो कंडक्टर पोटेंशियल ऐसे जा रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब समझे ना इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आएगी, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, कैसे होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, क्योंकि इस साइड जाने पर पोटेंशियल डिक्रीज करता है। देखो ये वाला पॉइंट, क्या मैं इस पॉइंट को कनेक्ट करूं तो यहाँ का लो पोटेंशियल होगा, और ये वाला पॉइंट यहाँ का हाई पोटेंशियल होगा। और हाई टू लो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे तो फ्लो करती है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल डिक्रीज करता है। अच्छा बोला, ओके सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होती है। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर ऐसे है तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू ई। और फोर्स इक्वल टू, अगर Q इलेक्ट्रॉन लो तो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए E इंटू ई। तो इस इलेक्ट्रॉन का फोर्स किधर लगेगा, भले इलेक्ट्रिक फील्ड आगे लेकिन फोर्स पीछे लगेगा, E इंटू ई, इसलिए इलेक्ट्रॉन पीछे भागते हैं, ठीक है। वो सब चीजें समझ में आ गई, इलेक्ट्रॉन पीछे क्यों भागते हैं वो रीजन समझ में आ गया। किसी बच्चे ने मेरे से पूछ लिया कि सर आपने ही तो बताया था कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। आपने बोला था सर कंडक्टर के अंदर, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जीरो। भाई साहब मास्टर फंस गया, बच्चा बोल तो सही रहा है कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, अभी तो पढ़ा है लास्ट 2-3 लेक्चर पहले। तो मैंने बोला देख, वहां पे क्या होता था, वहां पे कंडक्टर इंसुलेटेड होता था, दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता था, मतलब वो कहीं से कनेक्ट नहीं होता था। लेकिन इस बार मैंने क्या कर दिया, बैटरी से कनेक्ट करा दिया, मतलब इसका कनेक्शन करा दिया। जैसे मैंने कनेक्शन करा दिया अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो जाती है। तो पहला डाउट निकाल देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो होती है व्हेन कंडक्टर इज इंसुलेटेड। इंसुलेटेड का मतलब जिससे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ तो इसको दुनियादारी में फंसा दिया ना। व्हेन कंडक्टर इज इंसुलेटेड, अरे सॉरी, व्हेन कंडक्टर इज आइसोलेटेड, कंडक्टर इज इंसुलेटेड नहीं सॉरी आइसोलेटेड, दुनिया से कोई लेना देना नहीं, यूं लिख लेना आइसोलेटेड।
लेकिन आप वायर से कनेक्ट कर देते हो, ये दुनियादारी में फंस जाता है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो जाती है। ओके सर, अगर बैटरी कनेक्ट नहीं करते हो तो क्या होता है? देखो, ऐसा तो नहीं होता है कि मैं आपको एक वायर पकड़ा दूं तो आपको करंट आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बच्चों ने बोला सर अंदर चार्ज तो है, फिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? आपको एक वायर का टुकड़ा पकड़ा दूं, कॉपर का वायर, आपको करंट झटका नहीं लगेगा, लेकिन उसको मैं किसी बैटरी से कनेक्ट करूं तो हो सकता है आपको झटका लग जाए। ठीक है, तो ऐसा क्यों? यानी कि बैटरी तो सिर्फ एनर्जी प्रोवाइड करवाती, चार्ज तो उसके अंदर है, फिर चार्ज का फ्लो भी हो रहा है, क्योंकि आपका रूम टेम्परेचर है ना, चार्ज दौड़ता है, चार्ज क्या करेगा? मूव करेगा। लेकिन क्या प्रॉब्लम है वो देखो, देखो आराम से देखो कि आपके पास मान लो ये कंडक्टर है, मैंने इलेक्ट्रॉन को देखा पास से, बहुत करीब से देखा इलेक्ट्रॉन, अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैंने इलेक्ट्रॉन को देखा तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था? इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहा था, ऐसा ऐसा कुछ भी करके वापस यहाँ आ रहा था। इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहा था ऐसा कुछ भी, और फाइनली वहीं आ रहा था। सभी इलेक्ट्रॉन एक जैसा होता ना, तो यहाँ पे कॉलिजन भी हो रहा था, कॉलिजन भी इलास्टिक टाइप कंसीडर कर लो, कॉलिजन भी हो रहा था, लेकिन कोई भी इलेक्ट्रॉन आगे मूव नहीं कर रहा था, ड्रिफ्ट नहीं कर रहा था। यानी कि इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन, रैंडम मोशन, कैसी मोशन? रैंडम मोशन विदाउट बैटरी। जब तक बैटरी नहीं लगाई, दिस इज व्हाट? कंडक्टर। अच्छा, तो इसने रैंडम मोशन की और वापस वहीं पे आया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना? इलेक्ट्रॉन का नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेट टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? जब इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं करा, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, तो करंट कहां से आएगी? तो करंट नहीं आएगी। सो दिस इंप्लाइज करंट इक्वल टू 0। ओके, ये बात समझ में आई। सर बैटरी अप्लाई करने से क्या होता है? तो मैंने वो भी देखा करीब से, ये चीज नोट कर लो, ये चीज बहुत काम आएगी। ओके, अब क्या हुआ? मैंने बैटरी अप्लाई की, कंडक्टर विथ बैटरी, बैटरी के साथ, बैटरी के साथ मैंने जैसे ही बैटरी अप्लाई की, ऐसे बैटरी से कनेक्टेड किया, तो लिख लो कंडक्टर विथ बैटरी, कंडक्टर विथ बैटरी, कंडक्टर विथ बैटरी, वेट में आ रहा हूं। ओके, तो अपन बात कर रहे थे कंडक्टर विथ बैटरी। ठीक है, तो कंडक्टर विथ बैटरी में क्या होगा समझने की कोशिश करना। कंडक्टर विथ बैटरी में देखना कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मैं किसी एक इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को देखता हूं, तो इलेक्ट्रॉन की मोशन अभी भी रैंडम जैसी तो हो रही, लेकिन थोड़ी सी चेंज होगी, और इसका नेट डिस्प्लेसमेंट अब की बार 0 नहीं आया, इसका नेट डिस्प्लेसमेंट अब की बार 0 नहीं आया। हो सकता है बैटरी ऐसे जोड़ दूं, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस कर गया। This time when conductor with battery, when conductor is connected with battery, when conductor is connected with battery, connected with battery, net displacement not equal to 0, net displacement not equal to 0। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन हुई, इलेक्ट्रॉन की पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या हुई? मोशन हुई। क्यों? समझो इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे आ गया, तो बैटरी, कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ये बैटरी ऐसे क्यों लगा रहे हो? ऐसे बैटरी लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन पीछे आएगा बस, और ऐसे लगा दोगे तो आगे चला जाएगा। कहीं ना कहीं इसका नेट डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन ने कुछ न कुछ मोशन की है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बैटरी की वजह से। अच्छा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन चला, मतलब करंट आया। क्या आया? करंट आया। वो डिपेंड करता है, अच्छा इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से मूव करता है, ये भी क्वेश्चन बनता है कि इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से मूव करता है। देखिए कि जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड होती है, स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस। इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत ज्यादा होती है और वेलोसिटी कम होती है। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एक पॉइंट कॉपी के ऊपर लिख लो, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये लिख लो, बहुत ज्यादा होती है। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी ग्रेटर देन क्या उसकी, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, इस इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, यहां से यहां तक जाने में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा टोटल अपॉन टोटल टाइम होगा, वही तो एवरेज वेलोसिटी होगी। चलिए ये चीज मैं रफ कर रहा हूं, देखो तो कंडक्टर का आइडिया लग गया आपको कि बैटरी लगाने पर इलेक्ट्रॉन कुछ मूव कर रहा होता है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट स्थानांतर अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कुछ आया होगा, लेट्स से दिस इज द आर, और टोटल यहां से यहां तक ऐसा करने में टाइम लगेगा टी, तो ये हो गया। और इस एवरेज वेलोसिटी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करा, इलेक्ट्रॉन क्या करा, ड्रिफ्ट करा, ऐसा नया नाम दिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसको वीडी लिखा जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या लिखा जाता है, वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब समझते इसका फॉर्मूला कैसे आता है, क्या अकेला इलेक्ट्रॉन है ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, इस कंडक्टर की लेंथ क्या है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की क्या बढ़ जाएगी, डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो अपने को मेन ये बोर्ड में पूछा जाता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला प्रूफ करो, तो कैसे करते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऐसा होता है कि जब बैटरी लगा दो तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मैंने करीब से देखा, मैंने क्या किया, करीब से देखा, तो इलेक्ट्रॉन को ऐसा लगा कि इलेक्ट्रॉन जैसे वो होता है ना, परेड होती है ना ऐसे, तो मान लो यहां का क्रॉस सेक्शन एरिया लिया मैंने ए, लाइट से कितना लिया, छोटे से एरिया में इलेक्ट्रॉन थे, ऐसे इलेक्ट्रॉन थे, एक लाइन में इलेक्ट्रॉन थे, ये इलेक्ट्रॉन आगे ड्रिफ्ट कर गए, थोड़ी देर के लिए इनको पॉजिटिव आयन मान लो, बाकी तुम सोच रहे हो ये पीछे जाएंगे, आप उसको मेन मकसद समझना अपना कि इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक के पीछे एक ऐसे ड्रिफ्ट कर जाता है, इलेक्ट्रॉन क्या कर जाता है, ड्रिफ्ट कर जाता है। पहले इलेक्ट्रॉन ये थे, अब ये यहां पहुंच गए, मतलब इन्होंने ऐसे चले, तो समझो पॉजिटिव आयन समझ लो थोड़ी देर, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे चले, मान लो ये टाइम था आपका टी टाइम लगा या dt टाइम लो, चलो dt टाइम में ऐसा हुआ कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक गए, तो इसमें चार्ज कितना होगा dq, यहां का आपको चार्ज निकालना है dq, ये कैलकुलेट करना है, और लेट से दिस एरिया इज a, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना a, तो यहां चलने की जो स्पीड थी वो थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd, तो आपको ये लेंथ निकालनी पड़ेगी, ये लेंथ निकालनी पड़ेगी, तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी आपकी vd इंटू dt। अरे लेंथ क्या होगी, किस वेलोसिटी से चल रहे हैं, dt टाइम में, उतनी तो लेंथ होगी, यहाँ का एरिया पता है, तो आपको वॉल्यूम मिल गया, आपको क्या मिल गया, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा आपका एरिया इंटू लेंथ, और लेंथ कितनी है, vd इंटू dt, दिस इज द वॉल्यूम मिल गया। इसमें एक और फैक्टर होता है, एक इलेक्ट्रॉन थोड़े बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम डिफाइन किया जाता है, छोटा n, स्मॉल n। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आपको dq लिखना है, dq क्या होगा, dq देखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है e, अरे यार 10 और इंटू ई 10, मान लो मैं एक एग्जांपल के साथ, टोटल इसमें अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ का dq टोटल चार्ज कितना होगा, 10 इंटू ई। ओके, तो टोटल चार्ज कैसे निकाला जाता है, इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऐसे ऐसे डिफाइन किया जाता है, यहाँ एक नंबर डेंसिटी डिफाइन की जाती है, नंबर डेंसिटी एन डिफाइन किया जाता है, नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज कैरियर
पर यूनिट वॉल्यूम, पर एकम वॉल्यूम दिट एन डिफाइन किया जाता है कि कितने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर है, कहने का मतलब कितने चार्ज कैरियर मतलब क्या होता है, करंट को ले जाने वाला। ओके, अब देखो टोटल नंबर ऑफ ऐसे क्या होता है, ए इंटू वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम कितना ए इंटू एल, एल कितना वी डी इंटू डी टी, एल कितना वी डी इंटू डी टी इंटू एन इंटू ई, दिस इज द डी क्यू। यस और नो, फिर से समझो कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज द नंबर डेंसिटी। ऐसा क्या बोला जाता है, नंबर डेंसिटी। तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इस साइड में लेंगे तभी तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर मिल जाएंगे ना। तो देखो एन ए वी डी डी टी, ओके, इंटू ई, यहां से डी टी को मैं दूसरी साइड ले जाऊं तो डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन ई ए वी डी। मैं ऐसे लिख रहा हूं एन ई ए वी डी, डी क्यू बाई डी टी क्या होता है, करंट होता है सर। तो आई बराबर एन ई ए वी डी, ये फॉर्मूला कॉपी के ऊपर लिख लो, इससे क्वेश्चन पूछ जाते हैं बोर्ड में तो जरूर आता है, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई बराबर एन ई ए वी डी, फटाक से सारे बच्चे नोट कर लेंगे। आई बराबर क्या आया, एन ए वी डी, वेयर एन इज व्हाट, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम, लिख लो एकम दीठ वॉल्यूम में, नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर, ठीक है, फ्री लिख लेना। ए क्या, क्रॉस सेक्शन एरिया, ए क्या क्रॉस सेक्शन एरिया, ई क्या चार्ज, वी डी क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आई क्या करंट, ऐसे लिख लो। ओके, ये लिख लो फटाफट फटाफट फटाफट, सारे बच्चे ये लिख लो, लिख लिया, लिखो कॉपी के ऊपर फॉर्मूला चल रहा, तो आई बराबर एन ई ए वी डी, आई बराबर एन ई ए वी डी। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल जैसे ही, तो एक कंडक्टर कुछ ऐसा है, ऐसा, और यहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd1 और यहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd2, और यहां का एरिया a1 और यहां का एरिया a2, ठीक है। क्वेश्चन है एग्जांपल फर्स्ट, ठीक है। ऑब्वियसली एरिया 1 इज ग्रेटर देन एरिया 2, सो कमेंट ऑन vd1 एंड vd2। अगर इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, कमेंट ऑन vd1 एंड vd2, मतलब कौन सा ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, या फिर कमेंट नहीं कर सकते, ग्रेटर इक्वल कुछ न कुछ करना है। ए ऑप्शन फटाक से, vd1 इज ग्रेटर देन vd2। ऑप्शन बी, vd1 इज लेस देन vd2। ऑप्शन सी, vd1 इक्वल टू vd2, एंड ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ओके, अब बताओ कि कैसे पता लगेगा। बच्चों ने बोला सर ये तो कहीं ना कहीं फ्लूइड मैकेनिक्स वाला ही तो है, जितना यहां से करंट जा रहा मतलब घुसा है वो तो उसको बाहर निकलना पड़ेगा ना। अच्छा सर, दोनों में आई तो सेम हो गया ना, तो आई बराबर एन ई ए वन वी डी वन इक्वल टू, करंट तो सेम है ना, तो एन ई ए वी डी टू। कहीं ना कहीं यहाँ का A1 था तो यहाँ का एरिया A2 हो जाएगा। N और उनको छोड़ो, A1 VD1 इक्वल टू A2 VD2। तो यहाँ A1 ज्यादा है तो इसको कम होना पड़ेगा ना। अरे ये ज्यादा है एरिया तो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD1 इज लेस देन VD2। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? बी, बॉम्बे। VD1 इज लेस देन VD2। क्या आपको समझ में आया नहीं आया? तो इस तरीके से ड्रिफ्ट वेलोसिटी के क्वेश्चन देख लो, ठीक है, देख लो। ऐसे कंपैरिजन आ सकती है क्रॉस सेक्शन एरिया से। एकदम बेसिक क्वेश्चन था, एकदम कैसा क्वेश्चन था? बेसिक क्वेश्चन था।
तो आज के लेक्चर को खत्म तो नहीं कर सकते क्योंकि बहुत कम पढ़ाया, कुछ काम था पर कोई नहीं, जल्दी करते जितना जल्दी हो सके। आपके पास सी कंडक्टर है, कंडक्टर है तो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स ऐसा तो नहीं है टकराएंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन्स का कॉलिजन होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अगर ये इस दूसरे इलेक्ट्रॉन से कॉलिजन, अरे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो आपस में क्या हो जाता है, कॉलिजन हो जाता है। और मान लो ये कॉलिजन में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं ताऊ, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम ऐसे टर्म है, याद रखिए आपको, रिलैक्सेशन टाइम। जो दो कॉलिजन के बीच का टाइम होता है उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है उसको मीन फ्री पाथ, लैम्बडा, एवरेज, इस तरीके से बोल सकते हो मीन फ्री पाथ। क्या बोल सकते हो, मीन फ्री पाथ, दो कॉलिजन के बीच की डिस्टेंस। ओके, अब समझो कि इलेक्ट्रॉन है और बैटरी है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड बैटरी की वजह से है, तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू ई, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ई, और मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, ई अपॉन एम। इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, इतना ये फॉर्मूला याद रखो। और दो कॉलिजन के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं मीन फ्री पाथ, लैम्बडा क्या है, मीन फ्री पाथ, ऐसे टर्म है मीन फ्री पाथ। देख लो, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं दो कॉलिजन, इलेक्ट्रॉन के कॉलिजन बहुत सारे होते हैं पर जो दो कॉलिजन होते हैं उनके बीच का जो टाइम होता है ना उसे बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ऐसे टर्म है, याद रखनी आप, ठीक है। और ये मीन फ्री पाथ है, मीन का मतलब क्या, एवरेज, मीन का क्या मतलब, एवरेज, ठीक है। यहां तक क्लियर, हाँ। तो ये डिस्टेंस और ये टाइम है, तो यहां से यहां तक जाने में जो एवरेज वेलोसिटी होगी उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला जाता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, लैम्बडा अपॉन ताऊ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, लेंथ मीन फ्री पाथ, जो लेंथ अपॉन टाइम। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है, यस। और देखो लेंथ को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, लेंथ s बराबर ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। ओके, एक कांस्टेंट मान लो, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट देती है तो ut सारे इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी जीरो होती है। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। अरे यार, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। तो लैम्बडा इक्वल टू हाफ ऑफ ए कितना, ई बाय एम इंटू टाउ स्क्वायर। ये आ गया लैम्बडा और ताऊ में एक और रिलेशन, और ये वीडी था लैम्बडा अपॉन ताऊ। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है, ठीक है। ओके, तो यहां से मैं वीडी इक्वल टू ऐसे लिख सकता हूं, वीडी इक्वल टू लैम्बडा की वैल्यू वहां से पुट करता हूं तो ये हो जाएगा ई ताऊ स्क्वायर अपॉन 2m, एक और ताऊ, नीचे ताऊ है, ताऊ ने ताऊ को कैंसिल कर दिया, तो Vd इक्वल टू आ गया ई अपॉन ताऊ अपॉन 2m। दिस इज व्हाट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या आ गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो अच्छे से, फिर से देखो, मैं फिर समझा देता हूं कि दो कॉलिजन के बीच की लेंथ को बोलते हैं मीन फ्री पाथ, जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है रिलैक्सेशन मीन फ्री पाथ अपॉन टाइम। ये एवरेज वेलोसिटी हुई ना, ओके। s बराबर ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, तो s दोनों के बीच का कितना, लैम्बडा, और सारे इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी ले जाओ तो वो कितनी आती है, जीरो। तो लैम्बडा इक्वल टू इनिशियल एवरेज वेलोसिटी, बैटरी लगाने से पहले, ये भी जरूरी है, इनिशियल तो जीरो थी ना, इनिशियल u क्या होता है, प्रारंभिक, शुरुआत में, इनिशियल। तो इनिशियली बैटरी नहीं थी तब तो जीरो था ना, बैटरी आने के बाद मोशन हुई है तो इनिशियली जीरो होगी। हाफ ऑफ ई एम अपॉन टाउ स्क्वायर, दिस इज द वीडी, ये लैम्बडा की वैल्यू है, यहां पे रख दी, तो ई क्या हो गया, ई टाउ स्क्वायर अपॉन 2m, नीचे एक और टाउ था, टाउ कैंसिल हो गया, वीडी यहां तक समझ में आ गया। अब अभी एक फार्मूला पढ़ा था आपको, I बराबर एन ई ए वीडी, याद है, I बराबर एन ई ए वीडी। तो यहां से I बराबर एन ई ए और वीडी की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, तो वीडी की वैल्यू क्या थी, ई अपॉन 2m इंटू टाउ।
यस और नो? बोला यस। अब देखो आई बराबर एन ई ए, ई का स्क्वायर हो गया, ई इंटू ई क्या होगा स्क्वायर, ए अपॉन 2m एन ई स्क्वायर, ई इंटू ई स्क्वायर, ए अपॉन 2m इंटू ई इंटू टाउ। एक मिनट, विजिबल है ना सबको, दिख तो रहा है ना? ओके, दिख रहा है। अब एक और बात बताओ, जब इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट किया, इसका पोटेंशियल कितना होगी? मान लो इस कंडक्टर की लेंथ L है, लेंथ कितनी, टोटल लेंथ कितनी है? टोटल लेंथ L है, तो E बराबर क्या होता है? V इंटू डी। अरे सॉरी, एक फॉर्मूला याद होगा आपको, E बराबर माइनस डेल वी बाई डेल आर, यहाँ डेल एक्स, ऐसा कुछ याद है? ये तो मैंने पढ़ाया था। अगर यूनिफॉर्म बात करूं तो टोटल पोटेंशियल V, तो E बराबर क्या V बाय L लिख सकता हूं? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू पोटेंशियल अपॉन लेंथ लिख सकता हूं? अरे माइनस, ठीक है, वो डायरेक्शन बताएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू V बाय L लिख सकता हूं, टोटल लेंथ L है ना, तो V बाय L, तो V बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू हो गया V बाय L। V क्या है यहाँ पे? पोटेंशियल, V पोटेंशियल अपॉन लेंथ, पोटेंशियल ऑफ बैटरी। अब देखो यहां पे देखो, I बराबर एन ई स्क्वायर ए अपॉन 2m, देखना, और ये देखना, ये ए लिख दिया, ई को लिख सकता हूं V बाय L, ई को लिख सकता हूं V बाय L इंटू टाउ, टाउ को मैं थोड़ा इसके साथ लिख लूं, अरे यहाँ पे टाउ था ना, टाउ, तो आई को मैं ऐसा लिखूं फिर से, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन 2m V A बाय L। अभी गेम खत्म नहीं हुआ, मजा आएगा यहाँ पे, ये चीज देखना। यहां से मैं V लिख रहा हूं, V इक्वल टू, ये सब इधर चलेगी, 2m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ L अपॉन A इंटू I। देखो, एक ओम्स लॉ से प्रोपोर्शनल होता है V प्रोपोर्शनल टू I, याद है? तो ये कहीं ना कहीं R ही तो दिख रहा है, रेजिस्टेंस। तो यहां से पता चला कि R प्रोपोर्शनल टू L बाय A। देखो ये L बाय A भी दिख रहा है, R में L बाय A के प्रोपोर्शनल होता है ना यार, तो R प्रोपोर्शनल टू L बाय A, तो R इक्वल टू होता है रो L बाय A, तो कहीं ना कहीं ये रो दिख रहा है। तो इस तरीके से V प्रोपोर्शनल टू I तुमने यहां से प्रूफ कर दिया। V प्रोपोर्शनल टू क्या प्रूफ कर दिया आपने? I। अरे V अपॉन I का रेशियो कांस्टेंट रहता है, V अपॉन I का रेशियो क्या रहता है? कांस्टेंट। ओम्स लॉ क्या कहता है? V बाय I इक्वल टू R, यानी कि अब वोल्टेज बढ़ा होगा ना तो करंट भी बढ़ जाएगी, क्योंकि R क्या होता है? कांस्टेंट। R क्या होता है? कांस्टेंट, जब तक टेम्परेचर वगैरह कुछ ना बदलो। तो देखो V और उधर I दिख रहा है, तो ये एक तरीके से R ही तो हुआ ना, कांस्टेंट है। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ याद है ना? ओम्स लॉ का प्रूफ, वैसे लॉ का कोई प्रूफ नहीं होता है, ऐसे ही लोगों ने निकाल दिया जुगाड़। चलिए, तो रिलैक्सेशन टाइम वगैरह सब कुछ समझ में आ गया। मेरे को ये चीज दिखानी थी इसलिए कि ये देखो, ये क्या हो गया, V अपॉन I इक्वल टू R हो गया। V अपॉन I इक्वल टू क्या हो गया? R हो गया। अब देखो ओम्स लॉ यहीं से आता है। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, तो V बराबर I इंटू R, वेयर V इज व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस, PD, पोटेंशियल डिफरेंस। I करंट फ्लोइंग, R रेजिस्टेंस, I करंट, और R क्या? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। दिस इज द व्हाट? ओम्स। अब मुझे एक बात बताओ, ओम्स लॉ ठीक है, मुझे एक बात बताओ, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा? अगर मैं लिखूं R इक्वल टू V बाय I, तो
तो अगर मैं वोल्टेज इंक्रीज करूं तो रेजिस्टेंस वोल्टेज से प्रोपोर्शनल है, तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाना चाहिए ना, लेकिन ये गलत जवाब। फिर मैं बात कर दूं कि रेजिस्टेंस वोल्टेज अपॉन करंट है ना, तो वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ जाती है, इसलिए रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट फैक्टर है, रेजिस्टेंस V और I पे डिपेंड नहीं करता। तो लिख लेना कि रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ V एंड I, इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो सर किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे। कौन सा मटेरियल है, मतलब समझ रहे हो, डेंसिटी वगैरह। तो R प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? R इक्वल टू क्या होता है? रू L बाई। अच्छा सर, लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, यानी कि R डिपेंड्स, लिख लेना, R डिपेंड्स ऑन लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया एंड मटेरियल, क्रॉस सेक्शन एरिया एंड मटेरियल्स। रो समझ लो, डेंसिटी, मटेरियल्स, ठीक है, लेंथ पे, क्रॉस सेक्शन एरिया एंड मटेरियल्स पे। एंड एक और चीज होती है, फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट, जो करंट का फ्लो का डायरेक्शन होगा ना, उस पे भी डिपेंड करती है। ये चीज नहीं समझ में आएगी, ये चीज अभी रुक देना। डिपेंड्स ऑन फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ऑन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ये चीज नहीं समझ में आएगी आपको, क्योंकि ये थोड़ी एडवांस चीज है, मैं बाद में समझाता हूँ उसको। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट मैं समझा दूंगा, और वैसे मैंने 11th में समझा रखा है, फिर भी ये देखो, लिख लो इतना लिख लो। आर क्या है? रेजिस्टिविटी, डेंसिटी, सॉरी, आर रेजिस्टिविटी। कौन सा मटेरियल है? मैं उल्टा बोल रहा था, कहीं मैंने ऐसा बोल दिया हो तो देख लेना। आर क्या है? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? मटेरियल पे, मतलब लोहा है, कॉपर है, कुछ कुछ ऐसे बताना है ना। चलिए, तो आर आया रो एल बाय ए। ये दिमाग में रखना कि वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बढ़ जाता है, क्योंकि आर तो वोल्टेज और करंट पे डिपेंड ही नहीं करता है, आर एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो देखना, आर इक्वल टू वी बाय आई। अब बोला जाता है कि आर का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ, तो आपको वोल्टेज बताना है। अब वोल्टेज का क्या होगा? सर वोल्टेज का तो याद आया सर, वोल्टेज होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, Q इंटू आई। सर Q क्या होता है? सर Q होगा, और वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन Q क्या सर? एक मैं डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट कर रहा हूं, ऐसा मत लिख लेना। डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला, इसका इंटू इसका, Q क्या होता है? I इंटू टी, क्योंकि I होता है Q बाई टी, तो इसको लिख सकता हूं I इंटू टी इंटू आई। तो एक तरीके से फोर्स की तो याद रखनी है, M1 L1 T माइनस 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? लेंथ अपॉन I क्या होगा? एम्पियर का स्क्वायर, और T क्या होगा? टाइम की पावर 1। तो रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया? M1 L1 कितना? L2 T माइनस 2, और एक ऊपर चला गया तो T माइनस 3। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है, आपको अगर बेसिक फॉर्मूला आते तो डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हो। चलिए, डायमेंशन फॉर्मूला हो गया, आगे बढ़ते कि R बराबर आया था रो L बाय A, वेयर रो इज व्हाट? रेजिस्टिविटी। वेयर रो इज व्हाट? रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी। एक और चीज होती है 1 बाय रो, उसको बोलते हैं सिग्मा, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। क्या होती है? ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? जैसे ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है, ओम। ओमेगा दिख रहा है ना आंसर, ओम। तो ये रेजिस्टेंस होता है ओम, ठीक है। रो है रेजिस्टिविटी, 1 बाय रो है कंडक्टिविटी।
सॉरी, सही है, हाँ। और एक और चीज होती है, आर क्या है? आर है तुम्हारा रेजिस्टेंस। एक होता है 1/r, जिसे बोलते हैं कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस। तो इसका ओम है ना, तो इसका मो होता है उल्टा। ऐसे इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा, एक का ओम होता है, दूसरे का मो होता है। ओम, दूसरे का महो। ठीक है, ओम का इनवर्ट्स। बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए बता रहा हूं। ये दिस इज द रेजिस्टिविटी, दिस इज द कंडक्टिविटी, दिस इज द रेजिस्टेंस, दिस इज द कंडक्टेंस। R इक्वल टू रो L बाय A। कभी कभी किसी बुक में सिग्मा कंडक्टेंस को दिखाता है, तो आप कंफ्यूज मत होना। 1 बाय रो रेजिस्टिविटी, 1 बाय रो कंडक्टिविटी। ओके, कंडक्टिविटी हो गया, रेजिस्टिविटी हो गया, ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई। अब सर एक और क्वेश्चन पूछता हूं कि आपके पास एक क्यूबॉइड है, एक क्यूबॉइड है, ये लेंथ आपकी ए है, ये वाली आपकी बी है, और ये वाली आपकी सी है। देखिए, ये कोई मटेरियल है और इसकी रो रेजिस्टिविटी है। मान लो कॉपर का एक ब्लॉक है, रो इज व्हाट? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी आपको गिवन है। अब आपको रेजिस्टेंस समझना है। देखो, अगर मैं करंट यहां से फ्लो करवाऊं ऐसे, और इस साइड से बाहर निकालूं ऐसे, तो ये ब्लॉक ऐसे देखना है कि क्रॉस सेक्शन एरिया कौन सा हो जाएगा, ये वाला, और ये एरिया क्या हो जाएगा? दिस लेंथ इनटू दिस, डी इनटू सी। तो रेजिस्टेंस इस केस में अगर ऐसे लिखूं तो रेजिस्टेंस 1 इक्वल टू रो L बाय A। लेंथ क्या हो जाएगी? A। अरे इस डायरेक्शन में रो L, L कितना? A अपॉन एरिया कितना? B इनटू C। रेजिस्टेंस 1 कितना हो गया? A अपॉन BC। अगर मैं करंट ऊपर से डालूं, इसमें करंट कहां से फ्लो करवाऊं? ऊपर से, और करंट नीचे से पास हो, तो इसका रेजिस्टेंस बदल जाएगा। हाँ, इसलिए बोला था कि जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट होता है उस पे रेजिस्टेंस डिपेंड भी करता है। तो इस केस में मान लो R2, तो लेंथ क्या हो जाएगी? रो तो ठीक है, B अपॉन एरिया क्या हो जाएगा? AC, नीचे वाला एरिया। यही तो क्रॉस सेक्शन एरिया है। अगर मैं इस साइड से करंट फ्लो कराऊं, ऐसे अंदर जा रही है करंट, ऐसे जा रही है, तो ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया ले लेना AB। तो उस केस में आप समझ गए कि रेजिस्टेंस 3 क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस 3 क्या हो जाएगा? ऐसे अंदर घुसेगी ना, तो C के अलाउंग चलना पड़ेगा, तो C अपॉन AB। तो आपको समझ में आ गया कि R डिपेंड्स ऑन, यहां से पता भी चल गया कि R डिपेंड्स ऑन, फटाक से लिख लो, R डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। R डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट। ये रेजिस्टेंस फ्लो ऑफ करंट पे भी डिपेंड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिया। रेजिस्टेंस और किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है। तो ये चीजें दिमाग में रखना और लिख लेना। और L हमेशा जिधर करंट जा रही है उसके पर, और A परपेंडिकुलर टू करंट, उसके परपेंडिकुलर सरफेस। तो ये इक्वेशन था जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवा रखा है, ये क्वेश्चन मैंने पहले करवा रखा है। जब मैंने हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहा था ना, तो थर्मल फिजिक्स में ये मैंने करवाया, थर्मल फिजिक्स में करवाया था। याद करो, थर्मल फिजिक्स में हीट करंट बताई थी, IH dQ अपॉन dt, उसमें आया था KA अपॉन L dt, चेंज इन टेम्परेचर। तो इसको मैंने बोला था थर्मल रेजिस्टेंस। dt एक तरीके से पोटेंशियल चेंज होता था, दिस इज द करंट। dt याद है ना, चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा L, डेल्टा T भी लिखते हैं, KA बाय L इंटू डेल्टा T। तो ये ऐसे कंडक्शन पढ़ाया था, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, तब ये चीजें पढ़ाई थी। अब थोड़ा थोड़ा याद करो यार, नहीं होगा याद तो मैं धीरे धीरे तुम्हें करवा दूंगा। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट।
क्वेश्चन फर्स्ट, आपके पास एक सिलेंडर था बढ़िया वाला, सॉलिड सिलेंडर, मस्त बढ़िया भरा था। मैंने क्या किया, अंदर से सिलेंडर को कट कर दिया, इतना सिलेंडर कट करके फेंक दिया, ये सिलेंडर मैंने कट करके फेंक दिया, तो बचा कौन सा, सिर्फ बाहर वाला। अंदर से सिलेंडर मैंने कट कर दिया, इसकी रेडियस थी R1 और जो बाहर वाला था उसकी रेडियस थी R2, R1 और R2, इसकी रेडियस कितनी, R1 और बाहर वाले की R2। अब आपको पूछा कि इसकी लेंथ L है, तो इसका रेजिस्टेंस और इसकी रेजिस्टिविटी रो है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो बच्चों ने बोला सर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो, लेंथ कितनी, अगर मैं करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करवाऊं, करंट इस डायरेक्शन में I ऐसे फ्लो हो रही है, तो लेंथ L अपॉन एरिया कितना, जिससे पास हो रही है ना, तो यानी कि पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, पाई कॉमन ले लिया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर करंट में अंदर से फ्लो करवाता तो x पे जाना पड़ता, एक dx का पूरा सिलेंडर लेना पड़ता छोटा सा, फिर धीरे धीरे धीरे, क्योंकि समझ लो एरिया बदलता जाता, क्या बदलता जाता, एरिया बदलता जाता। तो ये क्वेश्चन तुमसे हो जाएगा, ये कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं। ठीक है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अब की बार इसी में क्या करता, अगर मैं करंट अंदर से बाहर जाती होती ऐसे, तो करंट अंदर से बाहर जाती, धीरे 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 एरिया बदलता जाता ना। अरे समझो 3D में फील करना, तो उस टाइम रेजिस्टेंस बताना, तो उस टाइम रेजिस्टेंस इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और उससे आप देखना रेजिस्टेंस क्या आता है। आप चेक करना, ये क्वेश्चन आप सेकंड चेक करना, नेक्स्ट क्लास में मैं करवा दूंगा, नहीं तो ये होमवर्क है एक तरीके से, आप कर लेना। चलिए आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, चलो बाय।